मैं धर्मेंद्र गोस्वामी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव पुष्टि जनता की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको बिहार प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बताते हैं। वहां पे मुख्यमंत्री जिन्हें हम सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, उनका किस तरीके से सुशासन चल रहा है उसकी झलक दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको एक और चीज बताते हैं। हमें जो आपको घटना बताने जा रहे हैं ये मोतिहारी के चरैया थाने की हो रहा है। घटना कुछ नहीं है, छोटी सी है और छोटी ये है कि एक मीडिया कर्मी के द्वारा एसएचओ साहब से कुछ पूछना बड़ा भारी पड़ गया उसे। आइए हम उसकी झलक दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं, ग्रामीण इलाकों में कर रहे हो, उधर दिखाओ ना। अरे उधर दिखाओ ना भैया, उधर दिखाओ ना, उधर दिखाओ। नहीं उधर दिखाओ ना, उधर पब्लिक को दिखाओ। अरे पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक को तो हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में एक बार और 4 बार मैं आपको बता दूं, ग्रामीण इलाकों में जो तुम कर रहे हो उधर दिखाओ ना। अरे उधर दिखाओ ना भैया, उधर दिखाओ ना, उधर दिखाओ। नहीं उधर दिखाओ ना, उधर पब्लिक को दिखाओ। अरे पब्लिक को तो दिखाओ, पब्लिक को तो हम दिखा रहे हैं। ग्राम में यह है वहां के एसएचओ इंद्रजीत पासवान जी। इनका काम है अपने थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाना, ना कि अराजक तत्वों को बढ़ावा देना। जिस तरीके से मीडिया कर्मी के साथ इन्होंने व्यवहार किया, मुझे नहीं लगता है कि बिहार के अंदर पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी बंधु कहीं कोई सुरक्षित होंगे। वो आज देश के अंदर जो महामारी के दौर में अपने घर परिवार छोड़कर ग्राउंड रिपोर्ट जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं, आज उसके ऊपर अभद्र व्यवहार करना, उनको उसको डंडे से मारने की धमकी देना, गाली देने की बात करना, और जब ये इसकी शिकायत जब वहां के एसपी साहब से करने जाते हैं तो आइए उनका भी आप देखिए। नहीं डंडे से मारने की बात कर रहे हैं, मतलब मार देंगे तब आप संज्ञान लेंगे। मारने की बात कर रहा है वो। नहीं मतलब मार देंगे तब आप संज्ञान लेंगे। आप तुम्हें मारा वो? नहीं तो मारने की बात कर रहे थे ना आपके सामने। कौन कैमरा बोल रहे हैं? बात नहीं कर रहा। नहीं आप मतलब संज्ञान नहीं लीजिएगा। आप हम तुम्हारा ठेका लिए हुए हैं कि तुम वीडियो बनाते रहोगे और हम देखते रहेंगे और संज्ञान लेते रहेंगे। आप एसपी है तो आप संज्ञान नहीं लीजिएगा। आप अरे किस चीज का कोई गलती वो करेगा तब ना संज्ञान लेंगे। रिपोर्टर को मतलब कवरेज के दौरान मतलब कि कोई एसएचओ आके, कोई हवलदार आके, कोई मतलब कांस्टेबल आके मतलब धमकी देगा, मारेगा। कौन चीज का धमकी दिया है तुम्हें? दिखाओ मुझे सामने वीडियो। आपको मैं भेज चुका हूं, मैं आपको वो पोर्शन भेजो। हम तुम्हारा ठेका नहीं लिए हैं कि यूट्यूब पे तुम चैनल बनाओगे और हम चैनल देखते रहेंगे। सुनिए ना, हमारा यूट्यूब हमारा कोई चैनल, हमारा नेशनल चैनल है। पब्लिक लाइव हमारा नेशनल चैनल है जी। आप डीपीआर में पता कर सकते हैं। कौन सा नेशनल चैनल है तुम्हारा? हमारा पब्लिक लाइव है, हमारा नेशनल चैनल है। हमारा कौन सा पब्लिक लाइव तुम्हारा नेशनल चैनल है? डीपीआर में पता कर लीजिए आप जाके। क्या तुम्हें मारा है वो? क्या सच को उजागर करना अपराध है? क्या सत्य के राह पर चलना अपराध है? आज ये प्रश्न यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि बिहार में इस तरीके की सुशासन और नीतीश बाबू के राज में हो रहा है। ये सोचने की बात है और ये बात ये नहीं रोकती है। वही एसएचओ साहब अगले दिन उसको फोन लगाकर बोलते हैं संवाददाता को कि आप फलान क्षेत्र में चले जाइए, वहां के आप थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्टिंग लीजिए ताकि मैं वहां पे कार्रवाई कर सकूं। जब वो मीडिया कर्मी जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है, उसके ऊपर गुंडों के द्वारा हमला कराया जाता है और पल्ले से हाथ झाड़ दिया जाता है। किस तरीके से वहां के लोकल लोगों ने उसकी जान बचाई, आइए उसकी हम एक झलक दिखाते हैं। ले
वहां के एसपी को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से वहां के एसएचओ को वहां से हटा देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उस संवाददाता ने किस तरीके से उसके साथ बीती है, अपनी आप बीती हमारे, और जिसको हमने जागरूकता अभियान के तहत कवरेज करने के लिए हम वहां पे गए थे और वहां पे 5-6 अज्ञात लोगों ने ये जो घटना में वीडियो दिख रहा है रणवीर जी, ये जो घटना में वीडियो देख रहा है ये बाजार का ही है? बाजार का ही है सर, बाजार का ही है वो। अच्छा, इसी बाजार में घटना हुई है? उसी बाजार में घटना हुई है सर जी, आगे बताइए। 5-6 लोग आए और रिपोर्टिंग के दौरान हमें मारने लगे। आप देख सकते हैं मेरा कपड़ा पूरा फाड़ दिए, आईडी कार्ड, माइक, कैमरा, मोबाइल और साथ में 5,000 रुपए मेरे लेके चले गए। और जो बंदे जो लेके गए लोगों ने हमें बताया, क्योंकि हमें तो मार के तार तार कर दिया था। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ब्लडिंग भी हुआ था मेरा कान के, जी 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 दिख रहा है, कान के नीचे से मेरा ब्लडिंग भी हुआ था। लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने हमें समर्थन दिया। जब वो लोग मतलब कि इकट्ठा सारे लोग हुए तो वो लोग डर की वजह से, मतलब कुछ लोगों ने वहम फैला दिया कि प्रशासन की वजह से भागने के कारण वो क्या हुआ कि वो मतलब कि लोग हमें संभाले वहां पे। और फिर जब तक मैं देखा कि मेरा मोबाइल, रणवीर जी, ये जो घटना एकाएक हुई या कुछ प्लानिंग के तहत आपको लग रहा था कि ऐसे कुछ लोग उपद्रवी आपके पास आ रहे हैं? कुछ इसकी शिकायत आपने की तो कुछ परिणाम आया क्या? किसको शिकायत की आपने? हो गया, उन्होंने मेरा भाई कैमरा, मोबाइल, पैसा अच्छा रणवीर जी, आप काफी सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जी रणवीर जी आप काफी सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपका कार्य क्षेत्र लगभग यही रहा है, तो अभी तक ऐसी कोई घटना देखने को आई? अचानक से ये घटना कैसे क्या आई? कुछ पे अगर आपको शक है तो आप कैमरे के सामने बता सकते हैं। अभी तक आपका जो कार्य क्षेत्र है, आप काफी सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यही है, कुछ अलग हटके नहीं है। इसके बावजूद कभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं और अचानक से ये घटना हुई है, तो इसके पीछे आपको कुछ लगता है ऐसा कि वर्तमान में या पिछले समय में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके तहत ये इसको अंजाम दिया गया हो? देखिए, एक दिन पहले महुआवा में, चिरैया के अंतर्गत महुआवा में साप्ताहिक बाजार लगता है। उसमें एसएचओ से मेरा तू मैं हुआ था। जब मैं कवरेज कर रहा था तो एसएचओ ने मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। एसएचओ चिरैया थाना, मुझे पूरा डाउट है। एसएचओ चिरैया थाना इंद्रजीत पासवान, इंद्रजीत पासवान, जी हाँ, वही एसएचओ इंद्रजीत पासवान जो कल मेरे को मारने की और मारने की धमकी दे रहे थे ऑन कैमरा। जी, कैमरे के सामने दिया, कल ये खबर चलाई गई थी काफी जोर शोरों से, जनता ने देखा भी, तो ये शायद उसका परिणाम आप कह सकते हैं इसको? हाँ, उसका परिणाम मुझे लग रहा है बदला लेने के नियत से उन्होंने ऐसा कराया है मेरे साथ है। हाँ, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि कैमरे के सामने कई लोगों के जो चेहरे हैं धुंधले हैं, किसी के स्पष्ट हैं। तो ये आप आगे बताइए। बाकी आपने इसकी शिकायत इसके बाद किसको की? इसके बाद मैंने शिकायत, मतलब कि जब एसएचओ को मैंने शिकायत, मतलब कि जब वो उन्होंने जब मुझे कर दी, उसके बाद मैंने क्या किया कि एसपी को मैंने फोन किया। एसपी मोतिहारी, एसपी नवीन चंद्र झा जी, तो उनसे मैंने जब बात किया तो आवाज रिकॉर्डिंग भी मैंने की जी, वो फुटेज भी कल चलाया हम लोगों ने। जी सर, वो भी फुटेज चला अपने चैनल में, लेकिन बिल्कुल संज्ञान लेने से मना कर रहे थे। मतलब कि
तो कुल मिला के शब्दों में अगर कहा जाए तो ये उस घटना का जो रिएक्शन होता है एक प्रकार से ये है, और कुछ अज्ञात लोगों ने आपको पीटा, इसके पहले कभी कोई घटना हुई नहीं है, तो ये लगभग देखने में स्पष्ट। मुझे पूरा डाउट है कि एसएचओ ने कराया है, चिरैया एसएचओ ने कराया है, और चिरैया एसएचओ का लगभग 3 बजे समथिंग मेरे पास कॉल आया था। और खुद से ही, खुद पहले उनके आ रहे हैं, उनका फोन खुद आया आपके पास उपतकर? एसएचओ का मेरे पास फोन आया था तकरीबन 3 बजे जी कि आप बगहा बाजार जा रहे हैं कवरेज करने के लिए। मैंने कहा कि हाँ सर मैं जा रहा हूँ कवरेज करने के लिए। जी जी, तो इसके बाद फिर अचानक से ये घटना हुई। ये घटना कितने बजे की है लगभग? ये 4 बजे के समथिंग घटना है जी। बाजार वहां पर पूरी तरह सजे हुए थे, लोगों को हम जागरूकता के साथ में मैं अपना कवरेज कर रहा था। और मुझे पूरा डाउट है कि इंद्रजीत पासवान, चिरैया एसएचओ इंद्रजीत पासवान ने ही ये वो हमला करवाया मेरे ऊपर, जानलेवा हमला करवाया, और काफी चोटें आई है मुझे, और मुझे जान से मतलब मारते मारते मैं बच गया। वहां पे लोगों ने मुझे छुड़ाया, काफी लोगों ने वहां पे छुड़ाया, और मेरा कैमरा, मोबाइल जी भीड़ में स्पष्ट दिख रहा है, काफी लोग हैं जो कि झूमा झटकी भी कर रहे हैं और हाथापाई भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। तो ये सब, इसमें जो चेहरे हैं काफी लोगों के स्पष्ट भी हैं, कुछ के धुंधले हैं। तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये सब पकड़ में आ सकते हैं। और अभी मैं थाना में जब आया, एसएचओ को जब मैं वहां पे देने के लिए आया, मैं चिट्ठी लिखकर देने के लिए आया, तो वो पल्ला झाड़ रहे हैं अपना, बोल रहे हैं कि तुम वहां पे क्यों गए, ऐसे वैसे, तरह तरह की बातें मेरे ऊपर बना रहे हैं, और अपनी मतलब की जांच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जांच वो नहीं कर। कहने का मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन अब पत्रकारों को अपने दबाव में लेके उनको निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने से भी रोक रहा है। ये मतलब एक जो दिखने में स्पष्ट हो रहा है वो यही है। जी 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 यही है। तो मैं बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहता हूं कि आपका जो सुशासन का डंडा है वो चलाइए, क्योंकि इस समय आम जनता से लेकर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं एसएचओ को कॉल भी कर रहा हूं, हालांकि वो राउंडिंग पे गए वहां पे, मैं कॉल कर रहा हूं, मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं, और पूरा श्योर मैं हो गया हूं कि एसएचओ ने ही ये वाकया को कराया है। क्योंकि कल उनके खिलाफ कल उन्होंने मेरे कैमरे के सामने मेरे को मारने की और गाली देने की बात कर रहे थे, और मैंने एसपी को भी कंप्लेन किया था, वो भी सुनने को रवदार नहीं हो रहे थे। और मुझे लग रहा है कि इसका बदला लेने के लिए वो एसएचओ ने मेरे साथ ऐसा कराया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और वहां के आईजी से पब्लिक लाइव के माध्यम से ये अपील करता हूं कि कृपया इस तरह की घटना ना हो, और ये जो घटना हुई है इसका पूर्ण तरह से न्यायपूर्ण तरीके से पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए। जी रणवीर जी, और बताइए। अभी मैं थाने में लगभग 1 घंटे में, मैं वहां से आने के बाद मैं 1 घंटे से, मैं अभी 1.5 घंटे से मैं थाने में था, लेकिन वहां पे कोई पेपर लेने के लिए, यानी चिट्ठी मैं अर्जी दे रहा था उनको कि मेरा कंप्लेन आप लीजिए, कोई लेने के लिए वहां कोई जिम्मेदार पर्सन जो मिला उसका नाम बताइए। वहां पे कांस्टेबल वगैरह। अच्छा, ये एसओ इंद्रजीत पास थाना के एसएचओ इंद्रजीत पासवान ने ही मेरे साथ जानलेवा हमला करवाया। मेरा मोबाइल, माइक, कैमरा, आईडी और साथ में खुद से ज्यादा पुलिस थाने पे भरोसा करती है। जनता अगर कोई समस्या आती है तो यहाँ की न्यायपालिका पे भरोसा करती है। आपस में कहीं कुछ मतभेद हो जाते तो आदमी थाने पे जाके अपनी बात करता है, क्योंकि वहां पे सही न्याय मिल जाएगा, सही बातें हो पाएगी। इस तरीके की बातें होंगी, ये सोचने का विषय है। ऐसी अभद्र भाषा का उच्चारण करना, इस तरीके से हमला कराना, क्या बिहार सरकार ने जो पुलिस के जो थाने जो चल रहे हैं वहां के पुलिसकर्मियों की कमी है जो गुंडों के द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है? क्या गुंडे थानों का पैरेलल काम कर रहे हैं? आपको कोई जानकारी लेनी थी, अपने पुलिसकर्मियों को भेज के जानकारी वहां की ले सकते थे। उसके ऊपर हमला कराया, कल को कोई बड़ी घटना घट जाती उसके साथ, उसके परिवार का क्या होता, उसकी चिंता कौन करता?
इस बात पे आपको ध्यान में लाना चाहिए और वहां के एसएचओ इंद्रजीत पासवान पे तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात ये नहीं रुकती, आइए हम यूपी की ओर भी चलते हैं, आइए हम कानपुर के भी आपको दर्शन कराते हैं। वहां के बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज जहां पे लाखों रुपए लेके पेशेंट को एडमिट कराया जाता है और उसके बाद क्या व्यवस्थाएं हैं, ये वीडियोस में आप देखिए कि किस तरीके से ऑक्सीजन वहां पे रही है तो पंपिंग करके उसको पेशेंट को दी जा रही है। देखिए किस तरीके से कोई व्यवस्थाएं नहीं है, बस से बदतर आम आदमी को रुक रहे। आप देखिए कि आम इंसान डॉक्टर को भगवान मानता है, अस्पताल में इसलिए जाता है कि उसका परिवार का अच्छे से अच्छा इलाज हो पाएगा, अपना शरीर वो डॉक्टर के हवाले करता है। और यहां की ये व्यवस्था ने किस तरीके से गंदगी पड़ी है। ये कानपुर के नारायण कॉलेज की बात बता रहा हूं, नारायणपुर कॉलेज की बात। लाखों रुपए इलाज लेने के बाद देखिए अब किस तरीके का ये हाल, बेड खाली पड़े हुए हैं, उसकी बोली लग रही है। देखो किस तरीके से पंपिंग की जा रही है, यह देखिए आप। इस तरह का व्यवस्थाओं के नाम पे लूट, सिर्फ लूट, पता नहीं इतना पैसा लेके कहां जाएंगे। यह व्यवस्थाएं अस्पतालों के नाम पे जनता को लूट लो। अरे भैया सीधे सीधे डकैती डालो ना, क्यों अस्पताल बनाकर लूट रहे हो? बेड बिस्तर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं है आपके पास, वेंटिलेटर है नहीं आपके पास, और आप जनता को लूटे जा रहे हो। और ये बात यही नहीं खत्म होती है, इसके बाद और पैसे जमा कराने की बात कर रहे हैं। आप देखिए आदमी का स्तर कहां से कहां गिरता जा रहा है। ये ऐसी रिपोर्टें दिखाने के लिए हम लोग मजबूर हो गए कि हकीकत में जनता के साथ क्या हो रहा है, यह भी दिखाना बहुत जरूरी है। आइए इसी के साथ हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलते हैं। वहां की सरकार ने जितने भी नगरीय निकाय हैं, नगर पालिकाएं, वहां पे जो भी सरकारी स्कूल है वहां पर उन्होंने कोविड सेंटर बनाए, वहां पे वैक्सीनेशन का भी काम शुरू कराया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो अस्पतालों में जो भीड़ बढ़ रही थी वो भीड़ कुछ हद तक कम हुई और वो उस जगह पे जाकर प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर दवाइयां ले रहे हैं और जनता का आर्थिक बोझ भी कम हुआ। आइए हम उसकी एक झलक दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर द्वारा, वहां के डॉक्टर साहब को। जी मैं डॉक्टर कमलचंद्र प्रजापति, आयुष मेडिकल ऑफिसर हूँ। वर्तमान में मैं जेपी हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ और जेपी हॉस्पिटल के माध्यम से हमको कोविड सेंटर में नियुक्त किया गया। सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो वर्क रहता है हमारा क्या वर्क रहता है। सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए और इस महामारी से बचाव के लिए संपूर्ण भोपाल में 38 कोविड सेंटर चालू किए हैं, जो कि संपूर्ण भोपाल में चालू किए हैं और इसके लिए हम आयुष डॉक्टरों को नियुक्त किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, सबसे पहले सरकार का एक उद्देश्य ये भी रहा कि अमूमन यह देखा गया है कि पेशेंट को अगर किसी प्रकार का कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, डिस्निया होता है, फीवर आता है, तो सबसे पहले पेशेंट भागता है बड़ी हॉस्पिटल के लिए। लेकिन यदि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहता है तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कहाँ जाना है, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, माइल्ड कफ एंड कोल्ड है, और इसके लिए वो बड़ी हॉस्पिटल जाता है, एम्स में जाता है, वो बेड की डिमांड करता है या ऑक्सीजन की डिमांड करता है, लेकिन वहाँ पर उसको बेड नहीं मिल पाते हैं। तो
तो सरकार ने हम लोगों का नंबर जारी कर दिया है, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वो हमको डायरेक्ट कॉल करते हैं और फ़ोन पे हम उनको हर एक समस्या का निवारण देते हैं। इसके बाद में यदि हमको लगता है कि पेशेंट को हमारे सेंटर में बुलाना है तो हम उनको बाकायदा मेडिसिन भी प्रोवाइड करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपके अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार के लिए जो है मरीज आते हैं, कॉल सेंटर की व्यवस्था भी है यहाँ पर और कॉल के माध्यम से भी कई लोगों का उपचार किया जाता है अगर कोई सिम्टम पाए जाते हैं और उनको प्राथमिक उपचार में यहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है जिनको उनके लिए स्वास्थ्य के लिए वर्तमान में लाभदायक है। और डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि दिन भर में कितने कॉल आपके पास आ जाते हैं और कितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं? क्योंकि सर ऐसा है, कॉल यदि देखा जाए तो 100 से 150 कॉल हमारे पास आती है। यह मैं एक सेंटर की बात कर रहा हूँ कि मेरा सेंटर जो है हबीबिया स्कूल है, रेलवे स्टेशन के पास में। रेलवे स्टेशन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से मेरे पास 100-150 करते आ जाते हैं। अगर हमको लगता है कि वो केवल माइल्ड सिम्टम्स हैं और उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है तो हमको फोन पे काउंसलिंग करते हैं। अक्सर पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट घबरा जाता है और घबराने के बाद बड़े सेंटर जाता है जो उसकी परेशानी का निवारण हम केवल फोन पे करते हैं। और फिर यदि हमको लगता है कि पेशेंट को फीवर है, कफ है, कोल्ड है या किसी प्रकार की कोई मेडिकल समय में है स्वास्थ्य विभाग ये हमारे संवाददाता ललित महेश्वरी जी द्वारा आयुष अधिकारी डॉक्टर कबूचंद प्रजापति जी के द्वारा लिया ये इंटरव्यू। हाँ जी, हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ भोपाल कलेक्टर द्वारा एक अच्छी पहल उन अस्पतालों के ऊपर की जो मरीजों से सुविधा के नाम पर पैसा लूट रहे थे। वहां पे अचानक छापा मारे, कोलार थाने की घटना है। 4 अस्पतालों के कागजात जब्त किए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी। सभी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके मालिक हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि गलत तो गलत होता है, जनता के साथ वहां की सरकार है और जनता को लूटोगे तो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपके ऊपर कार्रवाई करने से। ऐसी मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल की नगर निगम, वहां के मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी का मैं कोटि कोटि अभिनंदन अपने चैनल के माध्यम से करता हूं कि आज जनता का विश्वास आपकी सरकार पर बहुत बढ़ रहा है। जिस हिसाब से आपने अस्पताल का लोड कम करके आसपास के जो वातावरण को सकारात्मक बनाने की कोशिश करी है, प्रॉपर वे में सबको वैक्सीनेशन हो रहा है। और नरेला की तो क्या बात है, नरेला में तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे प्रॉपर, सबसे ज्यादा अगर वैक्सीनेशन का काम अगर मैं भोपाल में देखता हूं तो नरेला में ही हुआ है। और नरेला में सकारात्मक सबको प्रॉपर मेडिसिन मिल रही है, अगर कोई भटक भी रहा है तो प्रॉपर वे में उनका काम हो रहा है। ये सारी चीज देखने को मिली। आने वाले टाइम पे हम नरेला की भी एक तस्वीर दिखाएंगे और वहां की जनता के हम इंटरव्यू आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पे वैक्सीनेशन 100 ज्यादा से ज्यादा हुआ। कोविड केयर सेंटर ये बनाने से जो अव्यवस्थाएं अस्पतालों में हो रही थी उससे बहुत बचे। इसके लिए मैं वहां के माननीय विश्वास सारंग जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और आइए अब हम आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। कि ताज पहना नहीं और ओले गिरने लगे, ताज पहना नहीं और ओले गिरने लगे। एक कहावत हमने सुनी थी बचपन में, कनक कनकते सो गुनी मादकता आदि पाए। जो खाए सो बोरा है, जो पाए सो बोरा है, वही ममता दीदी की कर रही है, उन्हीं के टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनको जीत पच नहीं रही है। जीत का जश्न भैया दूसरों को भी शामिल करो, ना कि उनके घर जलाओ। सोशल साइटों पे ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही है जिसकी तो मैं चैनल के माध्यम से बोल भी नहीं सकता हूं। लोग अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। किसी दल के साथ खड़े होने की क्या उन्हें सजा मिलेगी? अगर इतना ही आपको शौक है तो भैया जो चुने हुए विधायक है
जो चुने हुए लोग हैं, आप वहां तक तो पहुंच नहीं सकते हो। आम आदमी का ही घर जलाओगे? आम आदमी के भी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलोगे? उनकी दुकानों को उनके सामने जलाओगे? वहां पे परिवार, उनके परिवार के सामने उनके परिवार वालों की हत्या करोगे? क्या यही आपकी सरकार, यही आपकी नीति है? और अगर आपको यही करना था तो आप में और नक्सलियों में क्या अंतर रहा? सोचने का विषय है। आइए हम आपको वहां का भी हम एक वीडियो दिखाते हैं, पश्चिम बंगाल का। लोगों के साथ भी कोई दिक्कत है क्या? हाँ, घर में नहीं घुस पाएंगे। मेरे एक ही माँ है और कोई नहीं है। अच्छा, वो भी बीमार है, उसको देखना पड़ता है। अच्छा, तो कुछ तो कीजिए। नहीं बात करते हैं, कुछ देखते हैं, मैं बोलता हूँ, है ना? कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए। राजेश बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ, अपनी बंगाल से। भाई क्या नाम है? बोल रहा हूँ मैं। मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम सुबीर है। सुबीर, अच्छा। कि कहाँ पर? पानीहाटी में कि बैरकपुर में? एग्जैक्टली, पानीहाटी। अच्छा, चलिए ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं। ठीक, बता। ओके, कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। बिल्कुल। पैर पड़ रहा हो, कुछ कीजिए। नहीं, बिल्कुल बात करते हैं। ठीक, मैं बोलता हूँ। ठीक है सर। नहीं, आप लोग ममता दीदी, आपने देश के संविधान का अपमान किया है। आपको चाहिए था कि आपने जो शपथ लिए उसकी कुछ लाज रखती। आपको चाहिए था कि सभी के लिए एक सद्भावना कायम करती, उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके कार्यकर्ताओं ने चुन के बदला लेने की राजनीति करते हैं। अगर ऐसी राजनीति है, देश कहां जाएगा? आप क्या बताना चाहते हो इस तरीके की घटना करके देश दुनिया को, कि जो हमारे साथ नहीं खड़ा हम उसके साथ बदला लेंगे? लोकतंत्र की हत्या करेंगे? प्रजातंत्र की हत्या करेंगे? कि यही आपके पश्चिम बंगाल की लोकतांत्रिक प्रणाली है? क्या इसी तरीके से चुनाव जीते जाते हैं? क्या इसी तरीके से जो चुनाव जीतने के बाद बदले की कार्रवाई की जाती है? सोचने का विषय है। अभी चेत जाओ, जहां से देखो वहां से खबरें उठ के आएगी, पश्चिम बंगाल में ये हो रहा, पश्चिम बंगाल में ये हो रहा, किसी का घर लूट लिया, किसी के साथ बलात्कार कर दिया, किसी के साथ कहीं कुछ हो गया। भाई हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में ही सबको काम करना है। और भी राज्य सरकार है देश के अंदर, अन्य दलों की भी। वहां तो ऐसा नहीं होता जैसा आप बताना चाह रही। आप बताना क्या चाह रही हैं, यह आप देश को बताएं। और मैं तो माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि वहां के हालत बद से बदतर और हो, उसके पहले वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सभी मंत्रियों और सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर कानूनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।